दोस्तों, एक बड़े घर की बेटी जो कि अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद इंडिया आती है और उसके बाद एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करने लगती है और लेकिन उसकी किस्मत तब फूट जाती है जब उस कंपनी के एक छोटे से कर्मचारी के प्यार में पड़ जाती है और उससे शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय के बाद उस मैडम को एहसास हो जाता है कि उसने जो भी किया है बहुत गलत किया है। उसे ये शादी नहीं करनी थी और 2 सालों के बाद उसे उस लड़के से अपना रिश्ता ख़त्म करके अपने अपने लेवल के हाई लेवल के अमीर लड़के से दूसरी शादी कर लेती है और सुखी-सुखी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। लेकिन दोस्तों, कुंभ के मेले में जब वो मैडम भी स्नान करने के लिए संगम पर डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचती है, प्रयागराज के एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो अपने पति को तलाक के 8 सालों के बाद देखती है और उसकी हालत देखकर उस मैडम का कलेजा फट जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन दोस्तों, अब पछताने से क्या होता है जब उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो कुछ होता है बहुत ही दिलचस्प होता है। जो क्या हुआ क्या हुआ आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा-सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है राजश्री। बात मैं कर रही हूँ 2017 की, जब वो यूएसए के शिकागो यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद एमबीए करने के बाद इंडिया वापस आती है और गाज़ियाबाद में ही एक कंपनी में वो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम करने लगती है। अब राजेश्वरी की जो उम्र थी वो 30 साल की थी। लेकिन दोस्तों, उसका जो जोश और खरोश था वो किसी 18 साल की लड़की के बराबर ही रहता था। वो जो जितनी दिमाग से जितनी पढ़ी लिखी उतनी ही खूबसूरत थी, राजेश्वरी के ऊपर वालों ने दी थी। अब राजेश्वरी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन शादी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते उसके दरवाजे पर रोज आते थे। राजेश्वरी के माता पिता के पास लोग खुद ही रिश्ते लेकर आते थे। लेकिन राजेश्वरी जो है वो एक अलग ही मिजाज की लड़की थी, सख्त मिजाज की लड़की थी। उसका सारा ध्यान जो था अपने करियर पे था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि लोहा कितना भी सख्त हो, कभी ना कभी उसको पिघलना ही पड़ता है। वैसे ही राजेश्वरी के साथ भी होता है। दरअसल वो जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में एक लड़का था जिसका नाम था विजय पाल होता है, जो कि 12वीं तक पढ़ा लिखा था। उसकी कंपनी में एक वॉलियर इंचार्ज या सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था। अब वैसे तो दोस्तों, जो विजय पाल था वो 12वीं तक पढ़ा था, लेकिन उसका हाथ पाट, उसका पहनावा और उसका जो स्टाइल था, उसके पास हर वो चीज़ थी जिसे वो कहीं से ऊंचे लेवल के लोगों के पास भी थी। उसके पास सब कुछ थे, महंगे ब्रांड के कपड़े थे, अच्छा परफ्यूम लगाता था, उसके बाद एक अच्छी सी कार होती है। अब वो इतना सब कुछ इसलिए उसके पास था क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो इंटर कॉलेज में टीचर होते हैं और विजय पाल अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है। वो इसलिए उसकी जितनी भी सैलरी थी, ज़्यादा थी या कम थी, लेकिन वो सारा कुछ अपने ऊपर ही खर्च करता था। इसीलिए उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो भी भगवान ने उसको ऐसे दे रखी थी। उसकी भी उम्र जो थी वो 27-28 साल की थी। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जो राजेश्वरी का ड्राइवर था उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और जब छुट्टी लेने के बाद विजय पाल उसे गेट से निकलता है तो कंपनी के गेट से उसे रोका जाता है और उससे कहा जाता है कि क्या तुम मैडम की गाड़ी चला सकते हो। दोस्तों, उसकी जो गाड़ी थी जो गाड़ी थी उसकी सैलरी जो थी करीब 4 लाख थी, लेकिन उसके पास जो कई ज़्यादा संपत्ति थी और उसे गाड़ी में ऑटोमेटिक थी, मैनेजमेंट थी, जो भी होता है। विजय पाल वो थी मोदी नगर का ही रहने वाला था। वो कहता है ठीक है, मैं मैडम को उनके घर तक छोड़ दूंगा। अब दोस्तों, वो और भी मैं भी जिस कंपनी में आप हैं और उसी कंपनी में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, ग्वालियर सुपरवाइजर के रूप में काम करता हूँ।
अब वो सोचती है कि हाट-बाट स्टाइल और पहनावे से तो ऐसा लग रहा है जैसे यही कंपनी का मालिक है और ये कह रहा है कि मैं एक छोटा-सा सुपरवाइज़र हूँ। फिर भी वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आजकल के ज़माने में तो हर कोई स्टाइलिश है, लेकिन जब 2020 200 किलोमीटर की दूरी में 15 से 20 मिनट लगाते हैं और इस बीच में वह उसके हाव-भाव से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, क्योंकि जिस कंपनी में वो 300 लोग काम करते थे, किसी की पर्सनैलिटी वैसी नहीं थी। अमूनम वैसी पर्सनैलिटी उन्होंने शायद ही इंडिया में किसी को देखा था, तो इसीलिए वो जो राजस्त्री थी, वो उसे देखी जा रही थी और फिलहाल उसके घर पर पहुँच जाता है और गाड़ी पर वो खड़ी कर देता है। उसके बाद फिर किसी साधन से अपने घर चला जाता है, जो कि वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। अब अगला दिन होता है तो फिर उसके पास कॉल आता है कि भाई आज भी वो उनकी ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज भी तुम मैडम को लाना है और जल्दी से वहाँ पर पहुँचो, क्योंकि मैडम को 1 मिनट का भी देरी बर्दाश्त नहीं है। अब दोस्तों जो विजय पाल था वो जल्दी से वो तैयार होता है और उसके बाद पहुँचता है वो मैडम के घर और इंतज़ार करने लगता है। 5 मिनट के बाद मैडम निकलती है तो उसे देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि आज भी तुम्हें तकलीफ़ सहनी पड़ी। तो बोलता है, इसमें तकलीफ़ क्या, कौन-सी बात है, मैं नौकरी करता हूँ, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जो हूँ आपकी गाड़ी चला रहा हूँ। अब इस पर जो मैडम थी वो भी मुस्कुरा देती है और उसके बाद वो बैठ जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो ड्राइवर था उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो कुछ दिनों के लिए गाँव चला जाता है और जो विजय पाल था वो राजश्री मैडम का परमानेंट ड्राइवर हो जाता है। अब आते-जाते जो है उससे काफ़ी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि उसका लाजमा जो था, पढ़ा जो था 12वीं तक ही था, उसके बाद उसने आईआईटी वग़ैरह कर रखा था। लेकिन उसका जो लहज़ा था, उसके जो शौक थे वो बहुत ही हाई लेवल के थे और वो सीधा-साधा सज्जन भी बहुत था। एक दिन क्या होता है कि वो सड़क पर पति-पत्नी लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से जो ट्रैफ़िक लग चुका था, गाड़ी आगे निकल नहीं रही थी। वो जाकर देखता है कि आखिर क्यों झगड़ा हो रहा है। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, तो पत्नी भी वहाँ 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ रो रही थी, अपने पति का पैर पकड़कर रो रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कहाँ जाऊँगी। लोग उसे समझा रहे थे कि भाई कम से कम बीवी की बात नहीं मान रहे हो, छोटे-छोटे तेरे बच्चे हैं, उनका शक्ल देख। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और जब विजय पाल देखता है तो सोचता है कि चलो इनको साइड करके मैं गाड़ी जो है निकालूँ, मैडम को घर जाने की देरी हो रही होगी। गाड़ी से उतरता है और वो भी जाके वहाँ पर सारा माजरा समझता है, तो वो बिना सोचे समझे उसे जो आदमी था उसे मारने लगता है और उसके बाद जब मैडम देखती है तो वो घबरा जाती है, सोचती है अरे ये तो क्या हो गया? ट्रैफ़िक क्लियर करने के लिए ये तो मारपीट कर रहा है और वो भी उतर जाती है और उसके बाद जो है वहाँ पर वह चली जाती है और वो विजय पाल से कहती है कि अरे एक क्या कर रहे हो? तुम जो हो, जैसे मैडम को देखता है तो घबरा जाता है, बोलता है सॉरी मैडम, चलिए गाड़ी में बैठिए और उसके बाद वो उस महिला से कहता है कि तुम्हें कहीं जाना मत, मैं अभी जा रहा हूँ और अभी तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हारे तरफ से मैं चलता हूँ पुलिस थाने में और कैसे नहीं ये तुमको ले जाएगा, अभी मैं इसका अक्ल को ठिकाने लगा दूँगा। यही सब कहते हुए वो गाड़ी में बैठ जाता है और मैडम उससे पूछती है कि क्या हुआ था? वहाँ पे वो कहता है कि बताइए मैडम, आजकल बीवियों के लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं, बेचारी इतनी परेशान है, 2 बच्चों को लेकर रो रही है, लेकिन उसे ज़रा भी रहम नहीं आ रहा है उसके ऊपर। और सॉरी मैडम कि मैंने जो आप गाड़ी में बैठी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैडम ने कहा कि लेकिन हो सकता है कि कुछ गलती उस औरत की भी हो रही हो। तो विजयपाल कहता है कि हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन ये माफ़ी माँग रही है और 2 बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएगी और उसे लोग समझा रहे हैं और वो समझने को तैयार नहीं है।
मैडम ने कहा कि लगता है तुम औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो। तो कहता है कि मैडम, मैं तो वैसे इज्जत सबकी करता हूँ, लेकिन अगर कोई दुख में होता है तो उसे दुख मुझे देखा नहीं जाता है। और जब मैडम उसकी बात सुनती है तो दोस्तों इम्प्रेस हो जाती है और वो सोचती है कि इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। जितना ये खूबसूरत है उतने खूबसूरत इसके विचार हैं। और फिर वो उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि मन ही मन उसे चाहने लगती है, क्योंकि उसके पास तो ऐसे बहुत सारा पुश्तैनी ज़मीन था, धन दौलत की कमी नहीं थी और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसीलिए जो है उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो जो है अब सोचती है कि कोई एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। तो इसीलिए एक दिन वो विजय पाल से अपने प्यार का इज़हार कर देती है, प्रपोज़ कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब जो दोस्तों जैसे ही विजय पाल ये बात सुनता है तो उसके जो मतलब समझ में नहीं आता है, वो क्या करे। वो क्या कहता है, मैडम आप ये क्या बात कर रही हैं, आप मजाक कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मेरी औकात तो बिल्कुल नहीं है, मेरे पिताजी अध्यापक हैं और मेरी छोटी सी नौकरी करता हूँ, और जो भी है आपको आप लोग क्या कहेंगे? कहती है कि जो भी कहेंगे मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर मैं लोगों की बात सुनी होती तो मैं यूएसए नहीं जाती पढ़ने के लिए और फिर यहाँ आकर मैं नौकरी नहीं करती। फिर अब वो कहता है कोई नहीं बचाएगा कि ऐसी लड़की से उसकी शादी हो। अब दोस्तों हाल फिलहाल है जो वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब राजेश अपने माँ बाप को ये बात बताती है तो उसके माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि माना कि लड़का अच्छा है, लेकिन हैसियत देखना चाहिए, सोसाइटी देखना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। लेकिन राजश्री के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि वो नए ज़माने के हिसाब से सोचती है और कहती है कि आजकल ये सब कौन देख रहा है और कौन किसके काम आएगा। अगर मान लो तो हम लोग के पास कुछ नहीं होता और अगर हमारे काम आ जाता तो, लेकिन वो मानते नहीं हैं और वो कहते नहीं हैं हमें अपने पुरखों की इज्जत नहीं मिटा सकते हैं और हम इस तरह शादी को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इतनी पढ़ी लिखी थी, उसके ऊपर ज़्यादा से लोग दबाव भी नहीं बना सकते थे। राजस्त्री जो है वो विजय पाल से एक कोर्ट मैरिज कर लेती है और उसके बाद ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और लेकिन दोस्तों अब ताने मारने वालों की कमी नहीं थी। इधर जो फैक्ट्री में उनका मान सम्मान था, वो रुतबा था, उसमें भी कमी आ जाती है और जिस तरीके से उन्हें और जगह मान सम्मान मिल रहा था वो नोटिस करती है कि उसमें भी कमी आ जाती है। इसके अलावा वो माता पिता जो थे वो अलग ही नाराज़ थे, क्योंकि जो भी थे रिश्तेदार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ज़ाहिर-सी बात है कि राजश्री के माता-पिता को ही लगता था कि ऐसे ही कैसे इसी तरीके से अपनी बेटी को ना। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो विजय पाल था वो राजश्री से बहुत प्यार करता था। राजश्री को कहा कि पलकों पर बिठाकर रखता था। वो कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता था कि मैडम को कहीं बेइज़्ज़ती ना हो उसकी वजह से। इसीलिए वो वहाँ से काम भी छोड़ देता है और कहीं और वो काम करने लगता है, क्योंकि उसे भी सम्मान से जीना था। भले ही मैडम की लाख रकम संपत्ति थी, लेकिन विजय पाल का भी अपना कुछ स्रोत होना चाहिए था। इसीलिए वो जो है अलग काम करने लगता है और कभी-कभी तो उसके मुँह पर ही लोग पूछ देते थे कि मैडम आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ पे हो? वो चुपचाप से बात सुनकर अपना मुँह फुला लेते था, यानी कि कभी भी वो राजश्री के पावर और उसके पोस्ट के बीच में नहीं आता था। दोस्तों इस तरीके से विजय पाल जो है मैडम की इज़्ज़त का ख़्याल रखता था और उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन घर के अंदर मैडम को बहुत चाहता था, मैडम भी उसे चाहती थी। लेकिन धीरे-धीरे जब 2 साल बीत जाते हैं तो फिर मैडम को एक एहसास होने लगता है कि शायद मैंने शादी करके गलत कर दिया और मुझे जो है इस तरीके से कम विजय पाल से शादी नहीं करनी चाहिए थी। दोस्ती प्यार दोस्ती कब प्यार में बदल गई अलग बात है, लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए थी,
क्योंकि जिस माँ-बाप की मैं इकलौती औलाद हूँ, जब वही खुश नहीं रहेंगे तो फिर वैसे भी लोग पीछे कमेंट करते हैं। तो इस तरीके से उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो जो है उससे रिश्ता तोड़ने का फ़ैसला करते हैं और एक दिन वो कहती है कि क्या तुम मुझे अलग कर सकते हो? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? अगर मैं तुमसे अलग हो जाऊँ, तुमसे तलाक ले लूँ। तो इतना सुनते ही विजय पाल जो है वो जानता था कि उसकी वजह से इतनी काफ़ी बेइज्जती होती है। वो कहता था कि अगर तुम्हें ज़रूरी समझती हो तो मैं बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद वो कहता था, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया था। अब ये सुनते ही वो है जो विजय पाल सीने से लिपट कर रोने लगता है। कहती है ठीक है, लेकिन जब भी मैं आपको बुलाऊँगा, वो कहता है ठीक है, जब मैं ज़रूर आपका इंतज़ार करूँगा। दोस्तों उसके बाद इसी बात पर दोनों आपसी रज़ामंदी से अलग हो जाते हैं और उसके बाद जो विजय पाल है वो कहते हैं कि अगर तुम्हें 10-20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए की ज़रूरत हो तो आप ले लीजिए, कोई बिज़नेस वग़ैरह कर लीजिएगा। लेकिन विजय पाल कहता है कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरे पास जितना भी है उसी में से संतोष संतोष है करता हूँ। मेरे पास जब कुछ नहीं रहेगा तो मैं धन दौलत लेकर क्या करूँगा? कोई बात नहीं, जाओ खुश रहना। मैं ऊपर वालों से दुआ करूँगा कि आपके प्रतिष्ठा और मैं तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी ना आए। इतना सुनते ही जो राजस्त्री थी वो जो है रोने लगती है। लेकिन दोस्तों अब उन्हें अलग होना ही आपसी रजामंदी से दोनों अलग-अलग जो हो जाते हैं और रजामंदी से अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो कोर्ट में जाकर तलाक ले लेते हैं। उसके बाद वो वहाँ से काम छोड़कर महाराष्ट्र चले जाते हैं। एक कंपनी में वो एक मैनेजर हो जाती है और जो विजय पाल था वो दोस्तों वहाँ से जो है अपने घर पर आकर रहने लगता है। कुछ दिन उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो राजश्री के खुशियों के लिए, ज़माने की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देता है। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे जब समय बीतता गया, इतनी शादी विवाह वगैरह नहीं करी, लेकिन राजश्री जैसे ही तलाक हुआ वैसे ही फिर उससे रिश्तों की भरमार लग गई और उसके बाद अपने माता-पिता की मर्ज़ी से एक बहुत और अमीर आदमी से जिसका नाम शिव दयाल होता है, उससे ये शादी कर लेती है और जिनसे शादी करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि जो शिव दयाल था न एक नंबर का शातिर आदमी था। वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए राजश्री से शादी करता है और राजश्री की माइंड का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को सेट करवाना चाहता था। वैसे भी वो बहुत अमीर था, लेकिन जब जो दिल का मिलन था वो कभी भी हो नहीं पाता है और राजश्री को बाद में ताने मारने लगता है। जब राजश्री कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस सेट हो रहा है, तो कहता है कि तुम्हारे पास अगर दिमाग ही होता तो अपने ड्राइवर से तुम शादी नहीं कर लेती हो। इस तरीके से वो अब ताने मारने लगता है और राजश्री का जो भी है वो साथ रहना मुश्किल हो जाता है। किसी तरीके से 2 साल उससे भी रिश्ता अपना लेती है, चलाती है और एक दिन उससे भी अलग हो जाती है। फिर उसके बाद वो अपने कामों से में चूँकि काम के प्रति भले ही उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही थी, विजय पाल से शादी टूटा था, विजय पाल से शादी टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के लगन के साथ वो अपना काम करती रही और अपने जीवन में, करियर में आगे बढ़ने के लिए अब दोस्तों 2017 में विजय पाल से शादी हुई, 2019 में अलग हो गई, 2020 में फिर शिव दयाल से शादी हुई, 2021 में उससे अलग हो गई। लेकिन इसी बीच में जो विजय पाल है उससे सिर्फ 1-2 बार ही उसके फ़ोन पर बातें हुई। उसके बाद उन्होंने कभी विजय पाल को फ़ोन नहीं किया। विजय पाल जो है हमेशा फ़ोन पर इंतज़ार करता रहता था, लेकिन अपनी तरफ से उसने कभी भी फ़ोन नहीं किया। वो डिस्टर्ब करे या फिर पता नहीं वो क्या सोचे, उसे पता ही है कि वो कहीं शादी कर ली या फिर रजिस्ट्री, इसीलिए
राजस्वी है, इसीलिए उसने कभी ज़रूरी नहीं समझा कि किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में फिर वो जो है रोड़ा हटाए, तो इसीलिए कभी उसने कॉल नहीं किया। लेकिन 2025 में जब महाकुंभ के मौके पर जब राजश्री जो थी, वो जो है संगम में डुबकी लगाने के लिए मुंबई से प्रयागराज फ्लाइट लेकर आती है। उसके बाद गंगा जी में जाती है, उसके साथ जो है उनकी एक असिस्टेंट होती है और वो एक रिश्तेदार महिला होती है। 3 लोग आते हैं और वो संगम में डुबकी लगाने के बाद जब वापस फ्लाइट पकड़ने के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट पर आते हैं, तभी दोस्तों वहाँ पर विजय पाल उन्हें दिख जाता है। जैसे उसे देखती है तो फिर से आवाज़ लगाती है कि विजय विजय करके। विजय जैसे ही सुनता है, कानों में आवाज़ पड़ती है, वो फ्लाइट के देखता है तो राजश्री को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजश्री दौड़ कर जाती है, कहती है कि कैसे हैं विजय? तो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ पर कैसे हैं? वो कहती है कि मैं कुंभ में जाके डुबकी लगाने गई थी और अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन कैसे हो और वहाँ पर कैसे हो? तो तुम आ रही थो तो मैं जा रहा हूँ, यही तो हमारा रास्ता है। अब दोस्तों राजश्री जो है उसके सीने से लिपट जाती है, फूट-फूट कर रोने लगती है, कहती है कि विजय मुझे माफ़ कर दो। मैं जो हूँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया था आपको छोड़कर, लेकिन मुझे बहुत पछतावा हुआ है। मैं क्या करूँ, ज़माने के आगे हार चुकी थी, मैं माँ-बाप के आगे हार चुकी थी, लेकिन तुम कभी आए नहीं, तुम कभी फ़ोन नहीं किए, तुम्हारा लाइफ़ कैसे चल रहा है? उसने बोला, जैसे तुम छोड़कर गई थी, मैं तो वैसे ही हूँ, ना सुख में हूँ, ना दुःख में हूँ, बस ऐसे ही जीवन काट रहा हूँ, माँ-बाप के साथ रहता हूँ। तो राजश्री कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और तुम अपना घर क्यों नहीं बसा लेते हो? तो विजय कहता है कि मैंने तुम्हें पराया ही कब समझा था? मैंने कभी भी तुम्हें कोशिश नहीं की थी कि तुम कभी मुझे छोड़कर जाओगी। और उसके बाद वो डुबकी लगाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से वो गाज़ियाबाद जाते हैं और अपने घर मोदी नगर जाते हैं। तो दोस्तों ये रही महाकुंभ की महिमा की एक और कहानी। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अब राजश्री और विजय पाल के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते ही ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।